ही ब्लेम डाल दिया था कि उसने ही आकांक्षा का सीक्रेट मीडिया में रिलीज करवाया है, पर जूही इन सवालों का मुंह तोड़ जवाब देकर प्राउडली अपने रूम में चली गई थी। रिया झगड़ा आगे बढ़ाने के लिए जूही के पीछे जा रही थी, पर अचानक वो रुक गई। उसने सोचा, क्यों ही मैं इसके मुंह लगकर अपना दिमाग खराब करूं, कितने ही दिन और इतराएगी, वैसे भी इसके पास गिनती के दिन बचे हैं, खुश हो लेने देती हूँ। ये कहकर रिया मुंह बनाकर किचन की ओर चली गई। जूही भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंची। वो कमरे में पहुंचते ही गेट बंद करके उसी पर टिक गई। अचानक वो हांफने सी लगी। मन ही मन वो बोली, ये क्या हो रहा है मुझे, इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूँ मैं, और ये दिन भर मुझे नींद और थकान क्यों महसूस होती है। सिर की चोट इतनी भी गहरी तो नहीं थी कि अब तक ठीक ना हो। बाद में मैं इस बारे में चीकू से पूछूंगी। फिर जूही ने जब थोड़ी देर बाद कुछ ठीक महसूस किया तो उसने मॉडल आकांक्षा सक्सेना के मैटर के बारे में सोचना शुरू किया। जूही ने खुद से कहा, आकांक्षा सक्सेना की इन्फॉर्मेशन तो मुझे इशिका सिंघानिया ने दी थी, या तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी या उनके पास, पर मैंने तो कुछ किया नहीं, तो फिर क्या ये उनका काम है? सोचने का कोई फायदा नहीं है, सीधे उन्हीं से पूछ लेती हूँ। ये सोचकर जूही ने अपना फोन निकालकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में इशिका सिंघानिया का नाम ढूंढा। फिर स्क्रॉल करते हुए जूही बड़बड़ाई, अरे मेरे पास तो इशिका सिंघानिया का नंबर ही नहीं है, अब क्या करूं? विनय को कॉल करती हूँ। जूही ने तुरंत विनय को कॉल किया। जब विनय ने कॉल उठाया, उसके कॉल उठाते ही जूही ने उससे इशिका सिंघानिया का फोन नंबर मांगा। इस बात पर विनय ने कहा, मिस जूही, मैं आपको डायरेक्टली तो मिसेस सिंघानिया का नंबर नहीं दे सकता, पर आप मुझे बता सकती हैं कि आपको नंबर क्यों चाहिए। इसके बाद जूही विनय को सारी बात बता देती है, लेकिन फिर भी विनय जूही को उनका नंबर नहीं देता। वो सोचता है, ये मैटर ऋषि सर के फैमिली से रिलेटेड है, मैं उनसे बिना पूछे मिसेस सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिस जूही को नहीं दे सकता। विनय जूही से कहता है, ओके मिस जूही, मैं सर से पूछकर आपको मिसेस सिंघानिया के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता हूँ। जूही ने विनय से तो ओके कहकर फोन काट दिया, पर फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही कॉल करके ऋषि से इशिका सिंघानिया के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लूं। ये सोचकर जूही ने अपना फोन उठाया ही था कि उसके फोन पर ऋषि का कॉल आ गया। कॉल देखकर जूही ने सोचा, ये ऋषि मुझे क्यों कॉल कर रहा है, कहीं विनय ने इसे इशिका सिंघानिया के बारे में बता तो नहीं दिया। चलो, इट्स गुड देन। फिर जैसे ही जूही ने कॉल उठाया तो उससे ऋषि की आवाज आई, तुमने इशिका सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी विनय से? जूही ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ। ऋषि को अभी विनय ने बताया ही था कि जूही इशिका सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रही है। ये सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने बिना विनय की पूरी बात सुने ही फोन काट दिया और जूही को कॉल लगाया। इसीलिए ऋषि को नहीं पता था कि जूही इशिका सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों मांग रही थी। जूही का जवाब सुनकर ऋषि का पारा और गर्म हो गया। उसने जूही की बात सुने बगैर ही उसे सुनाना शुरू कर दिया। ऋषि ने उससे आगे कहा, तुम्हें उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? तुम्हें उनसे क्या मतलब? जूही ने फिर से ऋषि को समझाने की कोशिश की। हाँ, वही तो बता रही हूं मैं कि मुझे मिसेस सिंघानिया की कॉन्टैक्ट। जूही की बात सुनकर ऋषि का गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। उसने जूही पे चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम खुद को सच में सिंघानिया का पार्ट तो नहीं समझने लगी हो, क्योंकि तुम हो नहीं, इसलिए अपनी हद में रहो। जूही ने ये सुनकर सोचा, अजीब आदमी है यार, बेकार में ही भड़के जा रहा है। जूही ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, क्या कह रहे हो तुम ऋषि? क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हो? बात तो सुनो पहले मेरी। ऋषि ने जूही की बात फौरन काटते हुए कहा, आई डोंट केयर, तुम्हारा जो भी काम है बस तुम अपनी लिमिट में रहो और मुझसे जुड़े लोगों से दूर रहो, एंड जस्ट एक्ट एज अ गुड वाइफ। कुछ दिनों में पार्टी है, उसके लिए ढंग से प्रिपेयर करो, मुझे वहां एम्बैरस मत करना। जूही ने एक बार फिर अपनी बात कहने की कोशिश की, पर ऋषि ने बिना कुछ सुने ही फोन काट दिया। जूही फोन कटने के बीप की आवाज सुनकर थोड़ा लॉस्ट फील कर रही थी। उसने अपने फोन को कान से हटाकर देखते हुए सोचा, एक तो ऋषि के स्कैंडल की वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऊपर से ये मुझ पर ही चिल्ला रहा है। भलाई का तो समाना ही नहीं रहा। पता नहीं आए दिन किन किन बेकार की बातों में अपना मूड खराब करता रहता है, फिर आकर सारा गुस्सा मुझ पर निकालता है। मैं कोई पंचिंग बैग हो गया। एक ओर जहां जूही ऋषि के रूड बिहेवियर से नाराज थी, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि भी गुस्से से बड़बड़ा रहा था। उसे गुस्सा जूही पर नहीं आ रहा था, बल्कि इशिका सिंघानिया पर आ रहा था, उसके इंटरफेरेंस पर आ रहा था। ऋषि मन ही मन गुस्से में कह रहा था,
ये मिसेस सिंघानिया खुद को समझती क्या है? क्या वो मेरे मैटर्स में इतना इंटरफेयर करती हैं? उन्होंने सिंघानिया कॉर्पोरेशन और मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं भूल जाना चाहता हूँ वो दिन जब मैंने उन्हें शिव सिंघानिया के ऑफिस में देखा था, जब वो दिन याद आते ही ऋषि का गुस्सा और बढ़ गया। वो चाह कर भी उस दिन को अपनी यादों से मिटा नहीं पा रहा था। फिर ऋषि ने अपना हाथ जोर से मेज पर मारते हुए कहा, पर वो है कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। इतना सब कुछ कम पड़ रहा था जो अब वो जूही को भी अपनी तरफ करना चाहती है। पर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अब किसी को भी खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। ऋषि अब गहरी गहरी सांसें लेकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था और वहां निर्मला आंटी जूही के लिए वेजिटेबल सूप लेकर आ गई। उन्होंने दरवाजे के बाहर से नॉक करते हुए कहा, मिस जूही, मैं आपके लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बनाकर लाई हूं। निर्मला आंटी की बात सुनकर जूही बेड से उठने लगी। उसने कहा, क्या क्या नहीं करना पड़ता है उस रिया को अपने से दूर रखने के लिए। यहाँ तक कि रूम भी लॉक करके रखना पड़ता है कि कहीं वो अंदर ना आ जाए। गॉड, क्या दिन आ गए हैं मेरे। पर जैसे ही जूही खड़ी हुई उसको चक्कर आने लगे। जूही अपना सिर पकड़कर वापस से लड़खड़ाते हुए बेड पर बैठ गई। जूही ने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या, इतना सिर दर्द और चक्कर? पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा। चीकू से अब बात करनी ही पड़ेगी। फिर किसी तरह जूही ने बड़ी मुश्किल से अपने रूम का डोर खोला, पर निर्मला आंटी के सामने आते ही वो मुस्कुरा दी। जूही अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जूही धीमे धीमे से चलकर अपने बेड के सामने रखी चेयर पर बैठ गई और पीछे से निर्मला आंटी ने आकर सूप टेबल पर रखा और फिर सूप को एक बोल में सर्व करके जूही के सामने रख दिया। जूही ने निर्मला आंटी से सूप लेकर टेस्ट किया और कहा, थैंक यू निर्मला आंटी, सूप सच में बहुत टेस्टी है। जूही को सूप वाकई बहुत अच्छा लगा था। सुबह से ही उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह सूप पीकर उसे बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ। जूही ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, पिछले कुछ दिनों में ही निर्मला आंटी एकदम से बहुत अच्छा और टेस्टी खाना बनाने लगी है। आई हैव बिकम एडिक्टेड टू इट। जूही ने ये सोचते हुए बिना रुके 3-4 सिप पी लिए सूप के। तब उसने नोटिस किया कि निर्मला आंटी अब भी उसके बगल में खड़े होकर उसे ही देख रही है। तो जूही ने मुंह का सूप खत्म करते हुए उनसे कहा, क्या हुआ निर्मला आंटी, कुछ बात है क्या? निर्मला आंटी ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, मिस जूही, क्या अभी हाल फिलहाल में आपकी मिस रिया के साथ कोई लड़ाई हुई है? जूही निर्मला आंटी के सवाल को पूछने का मोटिव समझ नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने कहा, हाँ मैं समझ चुकी हूँ। मैं जितना चुप रहूंगी रिया मुझे उतना ही झुकाएगी, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटती, रिया को मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। निर्मला आंटी ने फिर एक मैच्योर इंसान की तरह जूही को समझाते हुए कहा, मिस, मैं जानती हूँ कि आप लड़ाई नहीं शुरू करती और मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, इसीलिए ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। आप प्लीज मिस रिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करिए। छोटा समझकर आप उन्हें इग्नोर कर दिया करिए, वरना ये परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है और आपने तो देखा ही है, मैडम और मिस रिया अब आपको पहले सा ट्रीट नहीं करती। और जूही निर्मला आंटी की बात ध्यान से सुन रही थी। वो भी समझ रही थी कि निर्मला आंटी ये सब उसके भले के लिए कह रही है, पर जूही ये भी समझती थी उसके और नीना पांडे के बीच इतना कुछ हो चुका है कि सब कुछ नॉर्मल होना अब पॉसिबल नहीं है। पर जब निर्मला आंटी बोलते बोलते चुप हो गई तो जूही ने उनकी ओर सवालिया नजरों से देखा। ये देखकर निर्मला आंटी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मिस, मैं नहीं जानती कि मेरा ये कहना ठीक भी है या नहीं, पर मैंने मिस रिया को कुछ देर पहले आपके सूप पर बहुत ध्यान से गौर करते हुए देखा था। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो वहां क्या कर रही थी, पर ये सुनकर जूही शॉक्ड हो गई। तुरंत ही उसने अपने सूप को देखा और बोली, उसने मेरे सूप में जहर तो नहीं मिला दिया? ये सुनकर निर्मला आंटी जल्दी से अपना हाथ सिर पर रखकर बोली, अरे देवा, क्या कह रही हैं आप मिस जूही, जहर? ऐसे कैसे? मेरा वो मतलब नहीं था। निर्मला आंटी को इतना घबराते देख जूही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैंने भी ऐसे ही कह दिया, मजाक। फिर जूही ने मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, रिया जहर नहीं मिला सकती। या मिला सकती है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी हिम्मत होगी। निर्मला आंटी ने जूही की बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखकर चैन की सांस ली। उसने कहा, देवा, मिस जूही, आपने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था।
मिस रिया जितनी भी मुंहफट हो ऐसा थोड़ी ही करेंगी वो। ऊपर से मैं सूप बनाते टाइम हर वक्त किचन में ही थी। बस जब सूप बन गया तो मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर गई थी, पर मिस रिया तो तब तक अपने रूम में चली गई थी। जूही ने निर्मला आंटी की ये बात सुनकर सोचा, अगर मैं सोचूं भी कि रिया मुझे पॉइजन देगी, पर मुझे नहीं लगता रिया में जरा से भी गट्स हैं ये करने के। वो उन बादलों की तरह है जो गरजते तो है पर बरसना नहीं जानते। यही सोचकर जूही ने हूं करके एक सिप और लिया सूप का। निर्मला आंटी ने फिर एक बार जूही को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मिस जूही प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। जूही ने गहरी सांस लेकर निर्मला आंटी की बात काटते हुए कहा, आंटी प्लीज देखिए, रिश्ते एक तरफे से नहीं चलते। मेरा और उनका रिश्ता उस मोड़ पर है जहां उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। तो प्लीज आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत करिए। आप खुद जानते हैं कि जबरदस्ती के रिश्ते कितना भी घसीट लो टिक नहीं सकते। निर्मला आंटी ने कुछ कहने के लिए फिर अपना मुंह खोला, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले जूही ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। उसने कहा, अच्छा आंटी आप जाइए, मैं ये सूप खत्म कर लेती हूँ, थैंक यू। फिर निर्मला आंटी अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद जूही ने सोचा, निर्मला आंटी की कुकिंग स्किल्स और अच्छी पर्सनालिटी को देखकर ही माँ ने इन्हें काम पर रखा था, पर अब लगता है इनकी पर्सनालिटी कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। शायद नीना पांडे जैसे लोग इनके लिए ठीक नहीं। खैर, और फिर जूही सारी बातें छोड़कर अपना टेस्टी सूप पूरे मन से पीने लगी। क्या रिया ने नीना पांडे की बात मान ली और जूही को जहर देना बंद कर दिया, या वो अब भी जूही के जान के पीछे पड़ी हुई है? क्या जूही अपनी बिगड़ती हुई हालत का राज जान पाएगी? क्या वक्त रहते ऋषि जूही को बचा पाएगा? क्या लिखा है ऋषि और जूही की किस्मत में? निर्मला आंटी जूही के लिए सूप लेकर उसके रूम में आई थी। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे परिवार को जोड़कर रखना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे चुप ही क्यों ना रहना पड़े। पर जूही ने निर्मला आंटी की ये बात मानने से साफ मना कर दिया। निर्मला आंटी से जूही को यह भी पता चल गया था कि रिया किचन से ही उसकी सूप पर नजर रख रही थी, पर जूही ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। उसे पूरा यकीन था रिया की हिम्मत नहीं है कि वो उसे जहर दे सके। कुछ दिनों बाद फाइनली पार्टी वाला दिन आ गया। अब जूही को फिर से अपने कपड़ों की चिंता सता रही थी। उसने अपना पूरा वार्डरोब छान मारा, पर फिर भी उसे एक भी ड्रेस समझ नहीं आ रही थी जो वो पार्टी में पहन सके। जूही ने ड्रेसेस देखते हुए कहा, गॉड, एक भी अच्छी ड्रेस नहीं रही है मेरे पास। इन कपड़ों को पहनकर मैं पार्टी में कैसे जाऊं? और ये व्हाइट ड्रेस, ये ठीक ठाक तो है, पर इसको न जाने कितनी ही बार मैं ऋषि के सामने ही पहन चुकी हूँ। वापस इसी को कैसे पहनूं? फिर जूही ने एक आखिरी बार अपने सभी कपड़ों की ओर नजर डाली, फिर फाइनली व्हाइट ड्रेस ही बाहर निकाली। उसने मन ही मन सोचा, कुछ नहीं से तो फिर ये व्हाइट ड्रेस ही अच्छी है। फिर व्हाइट ड्रेस पहनकर जूही ने खुद को एक बार मिरर के सामने देखा। वो सोचने लगी, वाओ, कोई सोच सकता है कि जूही इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी और सिंघानिया कॉर्पोरेशन की सीईओ की वाइफ के पास कपड़ों की कमी हो सकती है? सब मजाक कहकर हंस देंगे, पर शायद यही जिंदगी है। फिर जूही ने अपनी ही बात पर हंस दिया। वो सिर हिलाते हुए बोली, क्यों जूही, तू भी किन बातों पर पड़ गई? छोड़ना। उसने जल्दी से अपना मेकअप किया और एक लास्ट टाइम खुद को मिरर में देखने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। वहां जूही ने देखा कि रिया किसी आदमी से बहुत पोलाइटली बात कर रही थी। ये देखकर जूही ने सोचा, ये कौन है? रिया इतने अच्छे से बात कर रही है, इससे पता लगाना पड़ेगा, कहीं मेरे खिलाफ कोई और साजिश तो नहीं। यही सोचकर जूही रिया के थोड़ा और करीब जाकर छुप कर खड़ी हो गई। यहां से उसको रिया की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। रिया उस आदमी से कह रही थी, थैंक यू सो मच राघव फॉर दिस फ्लॉलेस मेकअप, यू आर ट्रूली गुड। राघव ने मुस्कुराकर उससे कहा, इट्स ओके, इट्स माई ऑनर टू सर्व यू। ये सुनकर जूही की नजर रिया की ड्रेस पर पड़ी। रिया ने बहुत सुंदर सा पर्पल और गोल्डन कलर का गाउन पहना हुआ था। इसमें गोल्डन कलर के बहुत बारीक फ्लावर्स गढ़े हुए थे। जूही ने फिर अपनी सिंपल सी व्हाइट ड्रेस की ओर देखा। वो अपनी किस्मत पर सरकास्टिकली हंसती। मन ही मन वो सोच रही थी, हम दोनों ही पाठक घराने से हैं, पर एक के लिए हर फंक्शन में इम्पोर्टेड ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और दूसरे के लिए हर बार रिपीटेड ड्रेस।
जूही के दिमाग में यही सब चल रहा था कि राघव की नजर जूही पर पड़ गई। वो अपने प्रोफेशन के चलते जूही के फेस को स्टडी करने लगा। उसे आदत थी फेस को स्टडी करके मार्क्स देने की। उसने मन ही मन सोचा, इनका फेस तो काफी अच्छा है, प्रोपोर्शन भी एकदम सही है, बस ये चीप मेकअप इनकी खूबसूरती को छिपा रहा है। फिर राघव ने जूही की ओर देखकर कहा, मिस यू आर। जूही के कुछ कहने के पहले ही रिया उससे बोली, वो मेरी नौकरानी है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हर। जूही के पास वक्त ही नहीं था कि वो रिया की बात पर गुस्सा दिखाए। जूही को वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जब राघव उसके चेहरे को घूर रहा था। रिया की नौकर वाली बात पर राघव चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये मैडम कहीं से नौकर तो नहीं लग रही, लगता है इनकी और मिस रिया की कुछ खास बनती नहीं है। छोड़ो, मुझे क्या करना है इनके फैमिली मैटर्स में पड़कर। इट्स जस्ट इतना सुंदर चेहरा बिना मेकअप के वेस्ट हो जाएगा। पर राघव ने रिया से और कुछ आगे नहीं कहा और वो वहां से चला गया। फिर रिया एरोगेंटली जूही की ओर मुड़ी और अपनी ड्रेस और डायमंड इयररिंग फ्लॉन्ट करते हुए बोली, अब तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही? मानती हो ना कि तुम्हारी हैसियत इस घर में किसी नौकर से ज्यादा नहीं है। वहीं जूही ने मन ही मन सोचा, नौकर, हाँ, इसी नौकर की वजह से तुम आज ये सब पहन पा रही हो, वरना कंपनी तो कब की लोन में डूब जाती। लेकिन जूही ने ये सब उससे कहा नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूर थी। जूही उससे बोली, तुम तो ऐसे इन कपड़ों का शो ऑफ कर रही हो जैसे पहले कभी कोई कीमती चीज देखी ही ना हो। मुझे नौकरानी कहती रहती हो, बहुत ही बेशरम हो तुम। अपनी बात कहकर जूही वहां से जाने लगी। उसने सोचा, विनय मुझे लेने आता ही होगा, इस रिया के मुंह लगने से तो अच्छा ही होगा कि मैं बाहर खड़े होकर विनय का ही वेट कर लूं। जब रिया ने देखा कि जूही एक बार फिर उसे इग्नोर करके जा रही है, तो उसके पीछे से झल्लाती हुई आई। उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम रुको यहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जूही को अपना हाथ खींचने की वजह से रुकना पड़ गया। इतने में ही रिया ने उससे कहा, कहां चली जा रही हो? हमें साथ में जाना है। तुम्हें पता नहीं क्या कि मुझे भी पार्टी का इनविटेशन मिला है। जूही ने यह सुनकर रिया का हाथ झटक दिया। वो इरिटेटेड होकर बोली, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें जैसे जाना हो जाओ, उससे मेरा क्या लेना देना? जूही की इस बात पर रिया सरकास्टिकली हंसकर बोली, हाँ, मैं तो वही जाऊंगी जहां मेरा मन करेगा, और वैसे जाऊंगी जैसे मेरा मन होगा। और आज मैं जाऊंगी स्पोर्ट्स कार में। तुम अपनी चिंता करो, वही 3 साल पुरानी ड्रेस। क्या प्लान है तुम्हारा? कहीं इस फटीचर ड्रेस को पहनकर अपनी खटारा साइकिल पर जाने का कोई इरादा तो नहीं है ना? मैं तो तुम जैसी नौकरानी को अपने साथ ले जाने से रही, और ऋषि भी तुम जैसी भिकारन को साथ ले जाने के लिए कभी रेडी नहीं होगा। हे, सो पिटिफुल मिसेस जूही सिंघानिया। रिया के बाद जैसे ही खत्म हुई, पीछे से निर्मला आंटी जूही से आकर बोली, मिस जूही, मिस्टर ऋषि आपको लेने आए हैं, प्लीज जल्दी चलिए, वो आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जूही के चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई। उसने निर्मला आंटी से कहा, यस आंटी, अभी आई। वो मन ही मन सोच रही थी, थैंक गॉड आज ऋषि बिल्कुल सही टाइम पर आया है, वरना रिया को काउंटर करने के लिए मेरे पास कोई और आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचा था। फिर जूही ने रिया की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ अगर मेरे पास गाड़ी और कपड़े नहीं है? मेरे पास ऋषि जैसा पति है और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं। दूसरों के पतियों पर नजर गढ़ा कर नहीं बैठी रहती मैं। जूही की बात रिया के कानों में शीशे से चुभ गई। वो गुस्से में चिल्लाई, हाउ डेयर यू जूही, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जूही कहां रिया की बातें और धमकियां सुनने के लिए खड़ी रहने वाली थी। वो अपनी बात कहकर झटपट वहां से चली गई। पीछे से रिया जूही को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे आई, पर तब तक उसने ऋषि की कार देख ली थी। रिया ऋषि के सामने तो जूही को कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए रिया वहीं रुक गई। वो जूही को ऋषि की ओर बढ़ता देख जल भुन रही थी, पर गुस्से की वजह से रिया का चेहरा लाल हो रहा था। जोर से मुट्ठी कसने की वजह से उसके लंबे नाखून उसके ही हाथ में चुभ रहे थे। जूही जैसे ही कार के पास पहुंची तो विनय ने कार से उतरकर उसे ग्रीट किया और उसके लिए गेट ओपन किया। ये सब रिया की आंखों से छुपा नहीं था। रिया के मन में जूही के लिए अपार नफरत बढ़ते ही जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था, जूही, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ऊपर। देखना अब कैसे मैं तुम्हें जहन्नुम की यात्रा करवाती हूँ।
जैसे ही विनय ने जूही के लिए गेट खोला तो जूही सामने बैठे ऋषि को देखती ही रह गई। जूही ने मन ही मन कहा, वाह। ऋषि इस वक्त गजब का हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा ही अच्छा लगता था, पर अभी ऋषि के चेहरे पर ना ही एरोगेंस था और ना ही ऑफिस वाला कोल्ड एटीट्यूड। जूही को ऋषि का सिल्वर ग्रे पैटर्न कोट सूट बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सूरज की रोशनी ऋषि की ग्लोबल लिमिटेड रिस्ट वॉच पर पड़ी। उसका रिफ्लेक्शन जूही की आंखों पर पड़ा। इसकी वजह से जूही ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त ऋषि की नजरें तो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स पर थी। उसका ध्यान सिर्फ जूही की ओर नहीं था। जब गेट खुलने के बहुत देर बाद भी जूही कार में नहीं बैठी तो ऋषि ने अपने डॉक्यूमेंट से हटकर उसकी ओर देखा। उसने कहा, व्हाट्स द मैटर? तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? सारा दिन नहीं है हमारे पास। फिर अगले ही पल ऋषि ने जूही के कपड़ों को देख मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? बार बार यही ड्रेस पहनकर आ जाती हो। लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें अब्यूज कर रहा हूं। जूही ने यह सुनकर अपना मुंह सिकोड़ा और अपनी ड्रेस की ओर देखा। वो बड़बड़ाते हुए बोली, वैसे इतनी भी बुरी नहीं है ये। वैसे तो ऋषि को फर्क नहीं पड़ता था कि जूही क्या पहनती है, पर यह ड्रेस उसने इतनी बार जूही को पहने देख लिया था कि ये ड्रेस सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में छप गई थी। फिर जूही ने एम्बैरेसमेंट में अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने वही ड्रेस वापस से पहन ली। अब मैं एक ड्रेस के लिए अपना खून थोड़ी ही बेचूंगी। ये सुनकर ऋषि ने मन ही मन सोचा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें खून बेचने की क्या जरूरत? तुम जो चाहो मैं वो हर चीज तुम्हारे कदमों में डाल सकता हूं, बस काश तुम मेरे साथ लॉयल होती। फिर ऋषि कुछ रुक कर जूही से बोला, गेट इन द कार। जूही ने ऋषि की बात सुनकर अचानक से कहा, कहाँ जा रहे हैं हम अभी? फिर उसने मन ही मन सोचा, कैसे क्वेश्चन पूछ रही है तू भी जूही, ऑब्वियसली वो पार्टी में जा रहा है और कहाँ जाएगा। लेकिन ऋषि ने उससे जवाब में कहा, यू विल नो, पहले जल्दी कार में बैठो। जूही ने सिर हिलाकर धीमे से कहा, ठीक है। वो कार में आकर बैठ गई। ऋषि की बात से विनय भी थोड़ा कंफ्यूज था, पर ऋषि से सवाल करने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। वो ड्राइवर के बगल में बैठकर बस ऋषि के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहा था। तभी ऋषि ने कहा, लेट्स गो टू क्वीन कैसल फर्स्ट। ऋषि की बात सुनकर एक पल को तो विनय भी हैरान रह गया। उसने सरप्राइज होकर एक बार और ऋषि से कंफर्म किया, क्वीन कैसल। विनय ने सोचा, सर अपने लिए तो वहां जा नहीं रहे होंगे, फिर जूही मैम के लिए? वाह, सर तो सच में बहुत बदल गए हैं। जिस इंसान को अपने शेड्यूल टाइम से जरा भी चीज इधर उधर करना पसंद नहीं था, वो एक लड़की के लिए क्वीन कैसल जा रहा है। विनय और जूही दोनों ही ऋषि की बात से बहुत सरप्राइज थे। क्वीन कैसल इंडिया की सबसे फेमस शॉप्स में से एक थी। यहाँ जो भी लड़की एक बार आती वो प्रिंसेस बनकर ही बाहर जाती थी, चाहे वो लुक वाइज हो या टेम्परामेंट, जैसे वो रिबॉर्न हुई हो। ऋषि ने विनय के एक्सप्रेशंस को तो इग्नोर कर दिया, पर वो जूही का खुला मुंह देखकर बोला, यू शुड एक्ट मोर नॉर्मल। ऋषि की इस बात पर जूही ने अपना मुंह जल्दी से बंद कर लिया और अपने चेहरे को छुपाने के लिए कार में इधर उधर देखकर अपने बाल सही करने लगी। ये देखकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए सोचा, इतना टाइम हो गया है इसे मुझसे शादी किए हुए, ये अब भी इन चीजों में शॉक्ड होती है। इट्स सरप्राइजिंग। क्या कभी ऋषि और जूही अपने बदलते हुए जज्बातों को समझ पाएंगे? नफरत में आकर अब क्या करेगी रिया जूही के खिलाफ? क्या होगा आकांक्षा सक्सेना का अगला कदम? ऋषि जूही को पार्टी के लिए पिक करने गया था, पर जब उसने जूही को हर बार वाली वही व्हाइट ड्रेस पहने देखा तो उसने फैसला लिया कि जूही के मेकओवर के लिए वो उसे क्वीन कैसल लेकर जाएगा। जैसे ही कार जब क्वीन कैसल के सामने आकर रुकी तो जूही उस बिल्डिंग को बस देखती ही रह गई। तभी कार का डोर ओपन हुआ और एक बड़ा सा हाथ उसकी आंखों के सामने आ गया। जूही की नजर फिर बिल्डिंग से हटकर इस हाथ की ओर गई। ऋषि को अपने सामने खड़ा देख उसकी आंखें भर आई। जूही ने किसी तरह खुद को संभालते हुए ऋषि के हाथों में अपना हाथ रखा और कार से बाहर उतर आई। ऋषि और जूही को देखते ही क्वीन कैसल के सभी एम्प्लॉयज और मैनेजर उनके वेलकम के लिए बाहर आ गए। वो बोले, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट देखकर जूही अब शॉक्ड तो नहीं होती थी। ऋषि के साथ ये ट्रीटमेंट एक आम बात थी, पर जूही अभी बहुत सरप्राइज्ड हो जाती थी। वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा सोचती थी, पावर और पैसा किसी को भी झुका सकता है,
इसीलिए कहा जाता है पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। फिर ऋषि जूही का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैनेजर से वो बोला, वी हैव अ पार्टी टू अटेंड, जल्दी से मिसेस सिंघानिया को आप उसके लिए रेडी करिए एंड इट शुड बी द बेस्ट। मैनेजर ने ऋषि की ओर पोलाइटली स्माइल करके कहा, श्योर सर, वी विल डू आवर बेस्ट। ऋषि ने मैनेजर की इस बात पर सेटिस्फाई होकर हाँ में सिर हिला दिया। उसने जूही से कहा, मिसेस सिंघानिया प्लीज हमारे साथ चलिए, इस तरफ। जूही पहली बार क्वीन कैसल आई थी, इसलिए वो ऋषि की ओर देख रही थी। लेकिन जब ऋषि ने जूही की ओर मुड़कर स्माइल करते हुए कहा, गो, आई विल वेट फॉर यू हियर, तब जूही ने गहरी सांस ली और मैनेजर के साथ अंदर जाने को रेडी हो गई। पर तब जूही ने नोटिस किया कि सभी की नजरें तो सिर्फ ऋषि पर ही टिकी हुई है, और स्पेसिफिकली उसकी स्माइल पर। सभी ने ऋषि का इमोशनलेस बिजनेसमैन वाला लुक तो कई बार देखा था, पर उसके ये रूप देखकर उन्हें ऋषि मिस्टीरियस और मैच्योर लगने लगा था। लोग सबकॉन्शियसली उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे, और आज तो मुस्कुराता हुआ ऋषि और भी चार्मिंग और अप्रोचेबल लग रहा था। सभी के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। फिर कुछ पल बाद मैनेजर ने अपना गला साफ करते हुए जूही से कहा, आइए मिसेस सिंघानिया। फिर थोड़ा आगे जाकर जूही के सामने एक और बड़ा सा गेट आया। उसके सामने एक और डोर कीपर था। उसने जूही के आते ही बड़े अदब के साथ गेट ओपन किया। अंदर का इंटीरियर देखकर तो जूही को एक पल के लिए सच में लगा कि वो किसी असली के पैलेस में आ गई है। जूही ने मन ही मन कहा, सच में सही नाम रखा गया है इस जगह का, क्वीन कैसल। ये जगह तो हर लड़की के लिए एक सपने जैसी है। रिया भी आई थी एक बार यहाँ। नीना पांडे ने बहुत रुपए खर्च किए थे रिया के उस बर्थडे के लिए, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं भी कभी यहाँ आ पाऊंगी। मेरा ये सपना भी ऋषि ने पूरा कर दिया। सच में मेरी शादी के बाद वाली लाइफ मेरे पिछले 20 साल से ज्यादा कलरफुल रही है। तभी मेकअप हेड ने जूही से कहा, मिसेस सिंघानिया, कैन वी स्टार्ट नाउ? जूही ने एक आखिरी बार वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर हेड से बोली, ओके। फिर मेकअप हेड जूही को एक चेयर की ओर इशारा करते हुए बोली, ओके मिसेस सिंघानिया, आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए। जैसा उसने कहा, जूही एक चेयर पर बैठ गई। 3-4 ब्यूटिशियंस ने उस पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। किसी ने पैर से स्टार्ट किया तो किसी ने हाथ से। वहीं दूसरी ओर ऋषि इंतजार में बिल्कुल अच्छा नहीं था। ना उसने आज तक किसी का इंतजार किया था और ना ही उसे ये करना पसंद था, पर आज वो जूही के इंतजार में बैठा था। गहरी सांस लेते हुए ऋषि उस वक्त खुद से ही कहा, आगे जाकर और ना जाने क्या क्या करवाएगी ये लड़की मुझसे। पर वो तो अच्छा था कि विनय ऋषि की वर्कोहॉलिक आदतों से वाकिफ था, इसीलिए वो इनकम्प्लीट वर्क फाइल्स हमेशा साथ में रखता था। न जाने कब ऋषि को काम करने का मन कर जाए। आज भी विनय ने ऋषि का टाइम बचाने के लिए उसके सामने डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा दिया। उन्हें देखकर ऋषि की आंखों में ऐसी चमक आई जो शायद ही किसी की आंखों में काम को देखकर आती हो। फिर क्वीन कैसल की एंटीक घड़ी धीमे धीमे चलती रही, पर ऋषि का हाथ नहीं रुका। एक के बाद एक उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फिनिश कर दिए। फिर लास्ट फाइल साइन करने के बाद ऋषि ने गहरी सांस लेकर अपनी घड़ी की ओर देखा और विनय से कहा, विनय, बहुत टाइम हो गया, जरा देख कर आओ कि जूही अभी तक तैयार हुई या नहीं। विनय ऋषि की बात सुनकर उठा ही था कि तभी एक ग्लास डोर खुला। उसमें से पहले कई लोग बाहर आए। ऋषि उनकी ओर देख ही रहा था कि उसका मन उनसे जूही के बारे में पूछने को हुआ। तभी सामने खड़ी लड़कियां हट गई और ऋषि के सामने अचानक से आ गई जूही। जूही का फुल लेंथ ब्लैक गाउन उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। बालों में भी ऐसी हेयर स्टाइल थी कि वो उसकी चोट को तो छुपा ही रहे थे और साथ ही साथ उसको एक बहुत ही रिच एलिगेंट लुक दे रहे थे। ऋषि जूही को देखकर यही सोच रहा था, ये जूही सी लग रही है। जूही धीमे धीमे ऋषि की ओर बढ़ रही थी। अपने पास आते देख ऋषि की नजरें जूही के चेहरे पर टिक गई। सरप्राइज में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऋषि के इतने कलरफुल एक्सप्रेशंस जूही से छिप नहीं पाए थे। वो ऋषि का मुंह ऐसा खुला हुआ देखकर शर्मा गई। उसका चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था। फिर जूही ऋषि के करीब आकर खड़ी हो गई। ऋषि ने तब भी कुछ नहीं कहा। वो बस जूही को एक टक देखता रहा। जूही ने ही थोड़ा मुस्कुराकर अपने बाल कान के पीछे करते हुए उससे कहा, ऋषि,
अपना नाम सुनकर ऋषि सबकॉन्शियसली ही बोल पड़ा, ऋषि के ऐसे रिएक्शन पर जूही का चेहरा और लाल होता ही जा रहा था। उसकी नजरें एम्बैरेसमेंट में झुकती जा रही थी। जूही ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। वो धीमे से बोली, मैं कैसी लग रही हूं? ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, वाओ। फिर जूही का शॉक्ड फेस और खुला मुंह देखकर ऋषि को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया। वो अपना सिर हिलाकर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने थोड़ी देर बाद अपना गला साफ करते हुए कहा, वो मेरा मतलब था दैट इट्स गुड। जूही ने इतना कंफ्यूज ऋषि को पहली बार देखा था। उसे देखकर जूही को हंसी आ रही थी, पर जूही ने अपनी हंसी किसी तरह कंट्रोल की। उसने मन ही मन सोचा, हाउ क्यूट। सच्ची कहते हैं कि कोई लड़की अगली नहीं होती, बस लेजी होती है। दूसरी ओर ऋषि जूही की खूबसूरती में तो खोया ही था, पर जिस चीज ने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच रखा था वो और कुछ नहीं बल्कि जूही की साफ और सच्ची आंखें थी। ऋषि ने मन ही मन सोचा, मैंने सुंदर आंखें तो बहुत देखी है, पर उनमें हमेशा कोई चाल, कोई साजिश होती है। पर जूही की आंखें एकदम किसी इन्फेंट की तरह है, इनोसेंट, सच्ची और प्योर। क्या हो तुम जूही? जूही ने फिर अपने आसपास देखकर ऋषि से कहा, ऋषि अभी पार्टी में टाइम है ना, वी वोंट बी लेट राइट? ये सुनकर ऋषि ने अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, देयर इज स्टिल टाइम, लेट्स गो। फिर ऋषि जूही का हाथ थामकर उसे कार की ओर ले जाने लगा। तभी पीछे से विनय भी होश में आया। अब तक वो शौक में अपनी जगह पर खड़ा हो गया था, पर ऋषि और जूही को जाता देख वो भी जल्दी से उनके पीछे भागा। पार्टी सिंघानिया कॉर्पोरेशन की ही एक होटल में थी। देश के बेस्ट होटल्स में गिनती होती थी सिंघानियास के इस होटल की। यही वजह थी कि आज की पार्टी में सभी ऋषि को खुश करना चाहते थे। नेचुरली इस होटल में भी सब कुछ बहुत शानदार था और माहौल बहुत लाइवली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब जगह बात फैल चुकी थी कि ऋषि सिंघानिया आज की पार्टी में आने वाला है। होटल पहुंचते ही विनय ने जूही के लिए कार का गेट खोला और होटल की जगमगाती लाइट्स, डेकोरेशंस, फ्लावर्स में जूही इतना खो गई कि वो एक पल के लिए ऋषि के बारे में ही भूल गई। वो अपने गाउन को थोड़ा ऊपर करके पार्टी हॉल की ओर जाने लगी। तभी साइड से विनय ने अपना गला साफ किया तो जूही उस आवाज की ओर मुड़ी। विनय ने जूही से ऋषि की ओर इशारा किया। ये देखकर जब जूही ऋषि की ओर पलटी तो उसने देखा कि ऋषि कार की दूसरी साइड से उसका वेट कर रहा था। ये देखकर जूही ने ऑकवर्डली हंस दिया। वो भागकर ऋषि के पास चली गई। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ऋषि को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक ऋषि कुछ समझ पाता, जूही का हाथ उसके हाथों में था। ऋषि को जूही का यूं उसके करीब आना बुरा नहीं लगा। वो बस जूही के हाथों को एक पल के लिए देखता रहा। बस अब बात इतनी थी कि ऋषि की धड़कनें तेज होने लगी थी। ऋषि ने फिर जूही को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे हल्के हल्के कदमों से अपने साथ अंदर पार्टी में ले गया। इस तरह साथ जूही और ऋषि पहली बार नहीं गए थे, पर आज फर्क इतना था कि एक्टिंग और रियलिटी के बीच की लाइन धुंधली पड़ गई थी। आज एक बार फिर विनय ऋषि और जूही का ये साथ देखकर हैरान रह गया था। उसने मन ही मन सोचा, कौन कहेगा कि इन दोनों का रिश्ता एक झूठ है। पार्टी हॉल में जाते ही सभी की नजरें बस जूही और ऋषि पर ही टिक गई। सब यही सोच रहे थे, परफेक्ट मैच, मेड इन हेवन। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ऋषि का स्कैंडल हुआ था। इसी वजह से सभी की आंखों में जहां एक और एडमायरेशन था तो वहीं दूसरी ओर गॉसिप का कीड़ा। सब जानना चाहते थे कि स्कैंडल और ऋषि जूही के रिश्ते का सच। इतनी सारी नजरें खुद पर देखकर जूही थोड़ा घबरा गई, पर तभी एक हाथ धीमे से उसकी कमर पर आया। जब चौंक कर जूही ने ऋषि की ओर देखा तब ऋषि भी जूही को ही देख रहा था, मानो कह रहा हो, इट्स ओके, डोंट बी नर्वस, मैं हूं ना। ये देखकर जूही को कुछ चैन आया। उसने गहरी सांस ली। फिर पार्टी में सभी की ओर उसने एक कॉन्फिडेंट लुक से देखा। इस कॉन्फिडेंट जूही को देखकर ऋषि मुस्कुरा दिया। तभी प्रेसिडेंट मल्होत्रा, जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, वो ऋषि के पास आए। वो हंसते हुए ऋषि से बोले, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। आप दोनों का पैर सच में मेड इन हेवन है, ट्रूली कंपैटिबल एंड सो लविंग। ये सुनकर पार्टी के और भी लोग ऋषि और जूही को कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे। किसी ने कहा,
हाँ हाँ बिल्कुल सही। और प्रेसिडेंट मल्होत्रा बहुत लकी हैं जो आप उनकी पार्टी में आए। फिर ऋषि ने अपनी रेड वाइन का एक सिप लेकर ग्लास को टेबल पर रख दिया। फिर जूही को अपने और करीब करते हुए ऋषि बोला, माई वाइफ लाइक्स टू कीप अ लो प्रोफाइल, पर आई थॉट इट वुड बी गुड टू ब्रिंग हर टुडे, इसीलिए आज मैं इनको घुमाने यहाँ ले आया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसते हुए बोले, अरे मिस्टर और मिसेस सिंघानिया का रिलेशन तो शुरू से ही बहुत अच्छा है। वो सारी न्यूज की रूमर्स तो बस इन्हें परेशान करने के लिए थी। इसके बाद ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वो बस जूही के साथ खड़ा रहा, औरों की तरफ से बस अपनी तारीफ सुनता रहा। पर जूही एम्बैरेस हो रही थी। एक शाय स्माइल थी उसके चेहरे पर। यह स्माइल वहां मौजूद सभी लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। सब जूही के पास जाना चाहते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ऋषि सिंघानिया की वाइफ से फ्लर्ट कर सके, इसीलिए सभी अपनी हद में थे। लेकिन तभी जूही को अपने सर में तेज दर्द महसूस होने लगा। क्या राज सामने आ पाएगा जूही की ठीक ना होने वाली चोट का? क्या जूही की हालत यूं ही बिगड़ती रहेगी? क्या ऋषि और जूही का रिश्ता कभी डील से बढ़कर रियल हो पाएगा? जब से जूही और ऋषि पार्टी में पहुंचे थे, तब से ही सभी की नजरें बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। सभी लोगों के दिलों में बस एक ही ख्याल था, अ परफेक्ट पेयर मेड इन हेवन। सभी की बातें सुनकर जूही के दिमाग में बस यही बात चल रही थी, चलो अच्छा है, आज मेरी और ऋषि की ये लविंग कपल वाली एक्टिंग काम कर गई, वरना पता नहीं और क्या क्या करना पड़ता। होपफुली अब ये आकांक्षा सक्सेना वाला मैटर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यही सब सोचते हुए जूही ने अनकॉन्शियसली अपनी चोट को छू लिया, जिसकी वजह से उसके सिर में काफी तेज से दर्द महसूस हुआ। जूही ने किसी तरह अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया। वो सोचने लगी, यार कैसी चोट है ये, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक तो सिर्फ प्रिकिंग पेन हो रहा था, अब इचिंग भी शुरू हो रही है इसमें। क्या चीकू ने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसका कोई असर नहीं हुआ? वहीं पार्टी में जैसे ही बॉल म्यूजिक प्ले हुआ, ऋषि ने जूही की ओर देखा, पर जूही तो अपने ख्यालों में खोई थी। ये देखकर ऋषि ने धीमे से जूही की कमर पर हाथ रखा और कान के पास जाकर कहा, कहाँ खो गई हो? ऋषि की आवाज अपने इतने करीब सुनकर जूही चौंक गई। जैसे ही वो अचानक से ऋषि की ओर मुड़ी तो उसकी और ऋषि की आंखें आपस में टकरा गई। जूही ऋषि की आंखों में खोकर सब कुछ भूल गई कि तभी ऋषि बोला, बॉल म्यूजिक स्टार्ट हो गया है जूही, तुमने ध्यान दिया कि नहीं? ऋषि की इस बात पर जूही ने अचानक से डांस फ्लोर की ओर देखा। वो मन ही मन सोचने लगी, सच में ऋषि को हर काम परफेक्शन के साथ करना पसंद है। लेट्स गो टू द डांस फ्लोर एंड रॉक टुडे। ग्रेट। जूही को फिर अपने ख्यालों में खोया देख ऋषि ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, यहाँ देखो यार, बार बार पता नहीं किसके ख्यालों में खोई जा रही है ये। वहां उस डॉक्टर के साथ तो बड़ा हंस रही थी। आई एम मच बेटर देन हर ब्लडी चीकू। जूही ने देखा कि सभी की नजरें बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। जूही ने सभी को देखकर एक बार स्माइल कर दिया। उसने ऋषि के हाथों में अपना हाथ रख दिया। ऋषि ने फिर जूही की ओर देख एक बार फिर स्माइल की और उसे अपने साथ डांस फ्लोर की ओर ले गया। जूही को आदत नहीं थी सेंटर ऑफ अटेंशन की, क्योंकि हमेशा वो तो रिया ही रही थी। आज अचानक ऋषि की बाहों में यूं जूही को थोड़ा अटपटा लग रहा था। जूही ने झिझकते हुए ऋषि से धीमे से कहा, ऋषि हमारा डांस करना जरूरी है क्या? वो क्या है ना, मुझे डांस करना बहुत अच्छे से नहीं आता। ऋषि को जूही का यूं शर्माना, घबराना अच्छा लगने लगा था। उसे जूही को परेशान करने में कहीं ना कहीं मजा आने लगा था। इसीलिए जूही के सवाल पर ऋषि ने एकदम सीरियस फेस बनाकर कहा, हाँ। पर ऋषि चाहता तो डांस के लिए ना कर सकता था। ऐसा तो वहां कोई था नहीं जो ऋषि को किसी भी काम के लिए फोर्स कर सके। फिर ऋषि ने जूही की कमर पर हाथ रखा और उसको अचानक से अपने करीब खींचा। इस वजह से जूही ने चौंक कर ऋषि को कसकर पकड़ लिया। दोनों के लिप्स इतने करीब थे कि उनकी सांसें और धड़कनें एक ही धुन गुनगुना रही थी। एक दूसरे की आंखों में दोनों खोने लगे थे। तभी ऋषि ने जूही को घुमाकर अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर लिया। उसके बाद जो भी हुआ उसका तो जूही को ख्याल भी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खो गई थी ऋषि में। काफी देर बाद तालियों की तेज गड़गड़ाहट से जूही का ध्यान ऋषि से हटा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जूही ने झुकी नजरों से ऋषि से पूछा,
इतना क्लोज होकर डांस करना जरूरी था क्या? ऋषि का हाथ अब भी जूही की कमर पर ही था। वो जूही का लाल चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुराया। जूही के कान के पास जाकर वो फुसफुसाते हुए बोला, हाँ, वरना लोगों को हमारी क्लोजनेस पर यकीन कैसे होता? ऋषि को अपने इतना करीब महसूस करके और उसकी ऐसी बातें सुनकर जूही के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगी थी। फिर जूही ऋषि की ओर पलटी तो ऋषि के चेहरे पर स्माइल देखकर जूही का चेहरा और भी लाल हो गया। जूही ने सोचा, ये क्या होने लगा है मुझे आजकल? ऋषि के करीब आते ही या उसकी मुस्कान देखते ही मेरी धड़कनें क्यों बढ़ने लगती है? मुझे क्यों ऋषि से इतना फर्क पड़ने लगा है? कहीं ऋषि मुझे अच्छा... नहीं, तू भी क्या सोच रही है जूही? जरूर लोगों की बातों का असर हुआ है मुझ पर। फिर डांस खत्म होने के बाद सभी ने ऋषि और जूही को घेर लिया। सभी की जुबान पर यही बातें थी, परफेक्ट कपल, व्हाट अ केमिस्ट्री, वाओ। कुछ देर बाद ऋषि बाकी मौजूद लोगों से बात करने लगा। पार्टी में आई औरतें जूही को अपने साथ ले गई। एक ने जूही से हंसते हुए कहा, वाओ मिसेस सिंघानिया, हमें तो पता ही नहीं था कि मिस्टर सिंघानिया इतना अच्छा डांस करते हैं। आपने उन्हें अच्छा नचाया है अपने इशारों पर। जूही ने यह सुनकर उस औरत की ओर कंफ्यूज्ड होकर देखा। वो उससे सवाल करने ही वाली थी कि वहां मौजूद बाकी औरतों ने बात घुमा दी। उसने जूही से कहा, मिसेस सिंघानिया, आप तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। हमें लगा कहीं आप हमसे छुप तो नहीं रही। जूही उन औरतों की बात समझकर कुछ जवाब देती, उससे पहले ही एक नया सवाल उसके सामने आकर खड़ा हो जा रहा था। जूही समझ रही थी कि यहाँ सब उससे सिर्फ ऋषि की वजह से बात कर रहे हैं। कोई उसे यहाँ नहीं चाहता। जूही औरतों की बातों में अपने लिए कड़वाहट और मौकरी साफ सुन पा रही थी, पर जूही ने उन सब से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि सब उसे यहाँ सिंड्रेला समझते थे, जो स्टोर रूम से आकर महलों में बस गई थी। ये सभी औरतें वही थी जिनकी या तो ऋषि पर खुद के लिए नजर थी या अपने किसी रिश्तेदार के लिए, पर कभी कोई आगे नहीं आया था। वो सब डर गई थी ऋषि के बारे में उड़ रही अफवाहों को सुनकर। पर जब आज उन्होंने सही सलामत और खुश जूही को ऋषि के साथ देखा तो वो अपने अंदर की जलन को रोक नहीं पा रही थी। अब ऋषि को कुछ कहने की हिम्मत तो उनकी थी नहीं, तो बची जूही। जूही ने खुद को समझाते हुए कहा, जूही शांत हो जा, कुछ मत कहे इनसे। आज तेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ऋषि और आकांक्षा के रूमर्स को हटाना है, तो और कोई बवाल नहीं खड़ा कर सकती। चिल। यही सोचकर जूही ने खुद को शांत कर लिया और बस शांति से खड़े होकर उनकी बातें सुनती रही। पर जब सभी औरतों ने देखा कि जूही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो बोर हो गई। वो लेटेस्ट पर्स और ड्रेसेस की बातें करने लगी। जूही ने बोर होकर एक बार सारे पार्टी हॉल पर नजर मारी, पर उसकी नजर ऋषि पर जाकर टिक गई। ऋषि ने वाइन ग्लास पकड़ा हुआ था। वो अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच खड़ा हुआ काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। मिसेस सिंघानिया, ये सुनकर जूही ने अपने आसपास खड़ी औरतों को देखा। उसने कहा, आई एम सॉरी बट आई नीड टू यूज वॉशरूम, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर जूही वहां से चली गई। वो जाते टाइम पूरे हॉल को बड़े ध्यान से देख रही थी। जूही सोच रही थी, बहुत एक्टिंग हो गई है, मुझे कुछ देर शांति चाहिए। वैसे भी लोगों को यकीन हो गया है हमारे रिश्ते पर। कुछ देर चलने के बाद जूही हॉल से बाहर एक गार्डन में पहुंच गई। वहां कुछ ही लोग थे। खुले आसमान के नीचे तारों भरी रात में जूही को दिल का सुकून महसूस हो रहा था। तभी आसमान में एक टूटता तारा देख जूही बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने हंसते हुए कहा, वाओ, टूटता तारा, मैं विश मांगूंगी। ये सोचकर जूही ने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। जहां एक ओर जूही अपने फ्यूचर के लिए दुआएं मांग रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पीछे खड़ा उसका पास्ट उसकी बर्बादी की कामना कर रहा था। उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि रिया खड़ी थी। रिया ने एक वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। न जाने कब से उसकी नजरें बस जूही पर ही टिकी हुई थी। रिया जलते कुड़ते हुए सोच रही थी, हर बार ये जूही मुझसे आगे निकल जाती है। आज घर में इसका हुलिया देखकर मैंने सोचा था कि अच्छी इंसल्ट होगी इसकी यहाँ, पर ये तो यहाँ भी मुझसे आगे निकल गई। क्या किस्मत लिखा कर लाई है ये। तभी किसी ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान के पास आकर कहा, हाय ब्यूटीफुल, क्या प्लान है आज रात का तुम्हारा? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी रात हसीन कर दूंगा। रिया ने तुरंत ही उस आदमी का हाथ झटक दिया और बोली, शट अप, डिस्गस्टिंग।
रिया ने जैसे ही पलट कर देखा तो एक आदमी शराब के नशे में धुत रिया को देख रहा था। रिया पहचानती थी इस आदमी को। ये दिल्ली का जाना माना सेकंड जनरेशन प्लेबॉय था, जो ऐसी पार्टीज में अपने बाप दादाओं के साथ सिर्फ अय्याशी करने आता था। रिया ने मुंह बनाकर उस आदमी का हाथ अपने ऊपर से हटाया, पर मन ही मन उसने एक प्लान सोचा। समझता क्या है ये खुद को, चला आया मेरे पास मुंह उठाकर। औकात क्या है इसकी जो ये मेरे सपने देखे। ये तो बस जूही जैसी लड़कियों के लिए है। इतना दिमाग में आते ही रिया की आंखें चमक गई। उसके दिमाग में एक बहुत ही घिनौनी चाल चल रही थी। रिया ने उस आदमी का हाथ पकड़कर कहा, हाय हैंडसम। ये सुनकर वो आदमी हंसकर बोला, ब्यूटीफुल। मूड चेंज हो गया क्या तुम्हारा? आई विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल, चलो मेरे साथ। रिया ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू किया और जूही की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं नहीं हैंडसम, वो लड़की दिख रही है सामने। रिया के इशारे से उस आदमी की नजर जूही पर पड़ी। जूही को देखते ही उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। वो आदमी जूही की खूबसूरती में इतना खो गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, वो इतने में रिया ने मुस्कुराकर उससे कहा, हाँ वो लड़की, वो यहाँ इसी काम के लिए आई है। ये सुनकर उस आदमी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो जूही की ओर ही देखते हुए बोला, हाँ? रिया ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ पता है क्या, उसे रुपए भी नहीं चाहिए। रिया ने फिर उस आदमी के कान के पास जाकर कहा, उसे बस मर्द चाहिए। ये सुनकर वो आदमी जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वैसे भी मुझसे बड़ा कौन ही मर्द होगा यहाँ। रिया ने एक बार बेफिक्र जूही को देखा और दूसरी ओर उस आदमी को। इस वक्त एक्साइटमेंट में वो अपने हाथ मल रहा था। उस आदमी को लार टपकाते देख रिया ने उस आदमी को एनकरेज करते हुए कहा, जल्दी जाओ, इतना रेयर एनकाउंटर किस्मत से ही होता है। डोंट लूज योर चांस, कहीं कोई और ना ले जाए उसे। गो फास्ट। जूही ने बस अभी अभी टूटते तारे से अपनी विश मांगी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। जूही सोच रही थी, चलो काफी देर हो गई है, अब मैं वापस हॉल में जाती हूँ। जूही हॉल में जाने को मुड़ी ही थी कि अचानक से कोई उसका रास्ता रोककर वहां खड़ा हो गया। जूही ने अपनी नाक और मुंह बंद करते हुए सोचा, गॉड, लोग कितना पीते हैं, कितनी तेज स्मेल आ रही है घटिया अल्कोहल की। फिर जूही ने साइड हटते हुए खुद से कहा, जूही निकल ले तू जल्दी से यहाँ से, इन शराबियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। पर कहाँ वो आदमी जूही को इतनी आसानी से जाने देने वाला था। उसने सीधे जूही का हाथ पकड़ लिया और बोला, ओह कितना सॉफ्ट है, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। उस आदमी ने जूही को मूनलाइट में देखा। जूही की खूबसूरती देखते ही उसका शराब का नशा उतर गया। वो बोला, वाओ, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जूही ने उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो जूही ने गुस्से से कहा, लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। जूही का रिएक्शन देखकर वो आदमी सरकास्टिकली हंसकर बोला, व्हाट, यू आर ट्राइंग टू एक्ट प्योर। कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूं। अभी मैं अच्छे से कह रहा हूं तो चलो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। फिर उस आदमी ने अपने दूसरे हाथ से जूही की चिन पकड़ ली। वो अपना मुंह जूही के करीब ले जाने लगा। अब क्या होगा जूही के साथ? क्या जूही खुद को इस शराबी के चंगुल से बचा पाएगी? क्या ऋषि जूही को समय रहते ढूंढ पाएगा? पार्टी के शोर शराबे से थककर जूही पार्टी हॉल से बाहर एक गार्डन में चली आई थी। खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों के बीच उसे सुकून का एहसास हो रहा था। लेकिन जूही का सुकून रिया को बर्दाश्त कहाँ था, इसीलिए उसने एक शराबी को जूही के पीछे भेज दिया। उस शराबी ने जूही का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर जूही ने जल्दी से उस आदमी का हाथ झटक दिया। पहले तो जूही का रेजिस्टेंस उस आदमी को अम्यूजिंग लग रहा था, पर अब बार बार जूही की ना से उसे इरिटेशन होने लगी थी। उस आदमी ने थोड़ा गुस्से में जूही से कहा, अब बस बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। मैं तुम लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। रुपए चाहिए ना तुम्हें तो बोलो, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। जूही ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गार्डन में इधर उधर देखने लगी। उसने सोचा, एक तो इस गार्डन में बहुत कम लोग हैं, ऊपर से कोई भी किसी के मैटर में घुसेगा नहीं।
अगर मैंने कहा कि मैं ऋषि की वाइफ हूं तो शायद लोग हेल्प करने के लिए आ भी जाए, पर कोई नया स्कैंडल ना शुरू हो जाए। क्या करूं अब मैं? जूही ने फिर गहरी सांस लेकर खुद से कहा, नहीं जूही, तू स्ट्रांग है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुझे खुद ही कुछ करना होगा। फिर जूही ने कॉन्फिडेंटली उस आदमी से कहा, तुम अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। असल में तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। अभी भी टाइम है, चुपचाप चले जाओ यहां से, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर वो आदमी शराब के नशे में यूं धुत था कि जूही की खूबसूरती के आगे ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। ऊपर से उसने जूही को कभी आज के पहले देखा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऋषि सिंघानिया की वाइफ है। उस आदमी ने जूही की बात को मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। हंसते हुए वो बोला, हाँ मैं जानता हूं तुम कौन हो। मेरे लिए तो तुम बस वो ब्यूटी हो जिसकी बाहों में मैं आज की रात गुजारने वाला हूं। जूही ने इतनी गंदी बात अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब जूही बस यहाँ से जल्द निकलना चाहती थी, इसीलिए जूही ने उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वो बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लीव माई हैंड। लेकिन हाथ आई लड़की को कैसे वो शराबी अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने देता। उसने अचानक से जूही को अपनी बाहों में भरकर अपने पास खींच लिया। जूही के करीब आते ही वो आदमी जूही की इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस में खो गया। गहरी सांस लेकर वो जूही के और करीब जाते हुए बोला, ब्यूटी अब नखरे बंद भी करो, हर चीज का प्राइस टैग होता है, तुम अपना बताओ। अगर ऐसे ही ना करोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी। फिर मुझसे मत कहना कि जबरदस्ती हो गई। जूही ने ये सुनकर और भी जोर जोर से उस आदमी को धक्का देना शुरू किया। वो बोली, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? छोड़ो मुझे। जूही ने इतनी इंसल्ट कभी महसूस नहीं की थी। एक तो वो आदमी उसे जबरदस्ती कर रहा था, ऊपर से इतनी गंदी गंदी बातें कह रहा था। लेकिन वो आदमी शराब के नशे में भी इतना स्ट्रांग था कि जूही खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। जूही जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो आदमी उसे और कस के पकड़ रहा था। तभी जूही को हक करके वो आदमी एक्साइटेड होकर बोला, ब्यूटी तुम कितनी सॉफ्ट हो, और किसी जगह इससे भी सॉफ्ट हो क्या? मेरी प्यारी सॉफ्टी, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। और ये कहकर उस आदमी ने अपने हाथ जूही के चेस्ट की ओर बढ़ा दिया। उसकी ये कोशिश देखकर जूही और भी घबरा गई। उसकी आंखें फटी रह गई। पर इससे पहले उस आदमी का हाथ जूही के चेस्ट तक पहुंचता, जूही ने वो हाथ पकड़कर उसे पूरी ताकत से अपने दांत से काट दिया। वो आदमी अचानक दर्द से चीख पड़ा, आह मेरी माँ! ये देखकर जूही ने सरकास्टिकली उससे कहा, दर्द महसूस हुआ ना? हाथ मत लगा मुझे, बेशर्म कहीं के। लेकिन अब उस आदमी की आंखों से सारा लस्ट जा चुका था। जो कुछ बचा था वो था सिर्फ गुस्सा। इसी के चलते उसने जूही को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। पर उससे पहले ही एक एक्सटर्नल फोर्स ने जूही को उस शराबी से अलग कर दिया। जूही उसकी बाहों में आ गई। जूही को लगा कि ये ऋषि है। एंटिसिपेशन में जूही ने जल्दी से मुड़कर देखा, पर जिसने जूही को बचाया वो ऋषि नहीं बल्कि आशीष था। ये देखकर जूही की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। ये बात आशीष ने भी साफ नोटिस कर ली थी। फिर जूही जल्दी से आशीष से दूर हो गई। एम्बैरेसमेंट में वो अपने बाल कान के पीछे करने लगी। मन ही मन उसने सोचा, क्या जूही तू भी आशीष को देखकर तो डिसअपॉइंट क्यों हो रही है? तुझे तो उसका थैंकफुल होना चाहिए कि ये तुझे बचाने आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। तो ऋषि से किसी हीरो की तरह एंट्री मारने का एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उसे तो तेरी कोई परवाह ही नहीं है। पार्टी से इतनी देर से तू गायब है, फिर भी वो तेरे पीछे नहीं आया। उसे तो पता भी नहीं होगा कि तू पार्टी में नहीं है। पर अपने हाथ आई ब्यूटी को हाथ से जाता देख उस शराबी को और गुस्सा आ गया। वो आशीष को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। वो बोला, तेरी शामत आई है आज, जो तू मुझसे पंगा लेने चला आया। रुक, अभी सबक सिखाता हूं मैं तुझे। ये देखकर जूही बिना कुछ सोचे समझे आशीष के सामने आकर खड़ी हो गई। वो आशीष से बोली, बी केयरफुल। पर आशीष ने बड़ी कामली जूही को अपनी साइड में किया। उस नशेड़ी आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसे गिराकर आशीष ने अपने हाथ को ऐसा झाड़ा जैसे पता नहीं किस गंदगी को अपने हाथों से हटाना चाहता हो। गुस्से में तिलमिलाते हुए जमीन पर पड़े उस शराबी से आशीष बोला, सौमेंद्र, तुम जानते भी हो जिसके साथ तुमने अभी बदतमीजी की है वो कौन है? इतनी जोर से जमीन पर गिरने के बाद कुछ होश तो अब उस आदमी को भी आने लगा था। अपने सामने खड़े आशीष को पहचान कर उसकी हालत टाइट हो गई। दिल्ली में बहुत से सौमेंद्र जैसे अमीर और बिगड़ैल लोग थे, पर आशीष उन सब का बाप था।
उससे पंगा लेने का तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए सोमेंद्र जल्दी से आशीष से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका माल है, वरना मैं हाथ भी नहीं लगाता। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया। पर यह सुनकर आशीष हंसते हुए बोला, मेरा माल? तुम पागल हो गए हो जो इन्हें नहीं पहचानते? ये कोई माल वाल नहीं बल्कि। आशीष अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जूही ने उसे रोक दिया, ये कहकर, आशीष बस करो। ये सुनकर आशीष कंफ्यूज्ड हो गया। वो जूही की ओर देखकर बोला, क्यों, क्या हुआ भाभी? पर मन ही मन आशीष के मन में चल रहा था, ऋषि सिंघानिया की वाइफ होना क्या इतना एम्बैरेसिंग है जो ये किसी को बताना नहीं चाहती? पर जूही तो बस ऋषि के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था, अगर मेरे कुछ कहने से ऋषि की और बेइज्जती हुई या फिर रूमर फैली तो ठीक नहीं होगा, पूरी पार्टी खराब हो जाएगी और हमारे यहाँ आने का मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा होगा। फिर पहले तो ऋषि ने अपने हाथ हिलाकर उस नशेड़ी से कहा, यू कैन लीव फर्स्ट। ये सुनकर तो जैसे उस आदमी की जान में जान आ गई। वो जूही और आशीष के पास से थैंक यू कहते हुए भाग गया। सोमेंद्र के वहां से जाने के बाद आशीष ने एक बार फिर जूही से पूछा, क्या हुआ भाभी, आपने मुझे रोक क्यों दिया ऋषि भाई का नाम बताने से? मुझे देखकर वो इतना डर गया था, ऋषि भाई का नाम सुनकर तो वो बेहोश ही हो जाता। लेकिन जूही ने बात को इग्नोर करने के लिए कहा, कोई बात नहीं आशीष, क्या फायदा इस बात को बहुत लंबा खींचकर। आशीष से इतना कहकर जूही धीमे से बड़बड़ाते हुए बोली, ऋषि तो मुझसे यही कहता कि मुझे मिसेस सिंघानिया की इमेज के हिसाब से बिहेव करना नहीं आता। जूही ने यह बात बड़े धीमे से कही थी, पर फिर भी आशीष ने इसे सुन लिया था, इसीलिए वो बोला, मिसेस सिंघानिया को कैसे बिहेव करना चाहिए? क्या मतलब है इस बात का भाभी? क्या आपके और ऋषि भाई के बीच? जूही को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए उसने सोचा, अरे यार, मैं थोड़ी देर शांत क्यों नहीं रह पाती? अभी आशीष को मेरे और ऋषि के रिश्ते पर डाउट हो गया, क्या करूं मैं? यही सोचकर जूही ने उससे कहा, वो मेरा मतलब था कि रहने दो, वरना बेकार में ऋषि मेरे लिए परेशान हो जाएगा। अभी आशीष को जूही की बात पर यकीन नहीं हुआ। आशीष जूही के चेहरे की ओर देखकर बोला, सच में? जूही ने उसे फटाक से जवाब दिया, और नहीं तो क्या, अब छोड़ो इन सब बातों को। और फिर जूही ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? आशीष को जूही और ऋषि के रिलेशन में अब भी डाउट था, पर उसने जूही पर इस वक्त कोई जोर नहीं डाला। वो बोला, वो मैं इस पार्टी में इनवाइटेड था, पर अंदर मुझे बहुत स्टिफी लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। पर मुझे क्या पता था, भगवान से बाहर मुझे आपको उस दुष्ट से बचाने के लिए भेजा है। आशीष की चीजी बातें सुनकर जूही हंस दी, पर जूही को क्या ही पता था कि आशीष उसका पीछा करते हुए बाहर आया था। आशीष ने मन ही मन सोचा, मुझे जूही और ऋषि भाई के रिलेशन में डाउट तो हमेशा से ही था, और अब तो मुझे इसकी बात सुनकर और भी यकीन होते जा रहा है कि कोई तो राज है इनके रिश्ते का। सही किया मैंने आज जो मैं इनके पीछे पीछे बाहर आ गया। आशीष की बात सुनकर जूही ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, थैंक यू, जो भी तुमने अभी मेरे लिए किया। अब जूही से एक पल भी यहाँ गार्डन में रहना बर्दाश्त के बाहर था। वो कुछ रुककर आशीष से बोली, ठीक है, तो तुम यहाँ रहो, मैं अब अंदर जा रही हूँ। तो आशीष ने उससे कहा, नहीं, चलिए मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। जूही ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा और आशीष उसके साथ साथ चलकर पार्टी हॉल में आने लगा। कुछ देर बाद भी जब जूही को खुद से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी तो उससे शांत नहीं रहा गया। वो बोल पड़ी, मेरी आज किस्मत ही खराब है। मैं ताजी हवा लेने बाहर गई तो वहां भी मुझे शराब ही मिल गया। कल ही अब मैं मंदिर जाऊंगी। ये सुनकर आशीष जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने सोचा, ये बंदी सबसे अलग है। उस दिन बिना अपने बारे में सोचे ये बच्चे को बचाने कूद पड़ी और आज मुझे ये इंटरेस्टिंग। फिर आशीष ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जूही को देखा और आज का वो पल याद करने लगा जब जूही ऋषि के साथ पार्टी में आई थी। तब आशीष तो बस जूही को ही देखता रह गया था। इस पल में भी न जाने आशीष जूही को लेकर क्या क्या सोच रहा था। अगर मैं किसी तरह ऋषि भाई और जूही को अलग करने में कामयाब हो गया तो जूही मेरी। अभी जूही को अपने इतना करीब पाकर आशीष उस पल को रिक्रिएट करने लगा जब जूही और ऋषि पार्टी में एंटर हुए थे। अब आशीष ने ऋषि की जगह खुद को जूही के साथ रखा
और इमेजिन किया कि वो और जूही एक साथ हाथों में हाथ डाले पूरी भीड़ के सामने पार्टी में एंटर हो रहे हैं, जहां एक और आशीष मन ही मन जूही को लेकर ख्याली पुलाव पका रहा था, वहीं दूसरी ओर जूही इस बात से नाराज थी कि ऋषि ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस भी नहीं की। वहीं रिया भी अपना प्लान फेल होने की वजह से अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैंने तो सोचा था कि जब सुमेंद्र जूही के साथ इंटीमेट होगा तब मैं हल्ला मचा दूंगी और ये जूही बदनाम हो जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पर जूही, तुम कब तक मुझसे बच पाओगी? तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती। सभी अपने किसी न किसी ख्याल में खोए थे, पर ऋषि किसी की यादों में गुम था। वो जूही को ही भूल गया। किसके ख्यालों में खोया था ऋषि? अगर ऐसा हुआ तो क्या जूही और ऋषि का रिश्ता जल्दी खत्म हो जाएगा? भगवान ने क्या लिखा है इन दो इंसानों की किस्मत में? डिलीवरी बॉय का भी काम करता है।